नमस्कार। भारत ब्रॉडकास्ट सर्विस में आपका स्वागत है। आइए देखें आज की खबरें। भारत नेपाल सीमा पर बड़ी संख्या में मस्जिदें और गेस्ट हाउस बनाई जा रही हैं। बिहार से सटी सीमा पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि यह कंस्ट्रक्शन कट्टरपंथी संगठन दावत-ए-इस्लामिया, जो कि पाकिस्तान से है, से फंडिंग ले रहा है। अगली खबर है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया 2 आतंकी, एक सुरक्षाकर्मी के घायल होने की खबर भी आई है। जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा इलाके में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें कि 2 आतंकी और भारत की तरफ से एक सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है। अगली खबर निकल कर आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सरकार की गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने जा रही है। गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत का दर्जा देने का फैसला पिछले ही हफ्ते पाकिस्तान की केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेताओं और सेनाओं के बीच में बैठक से लिया गया है। पाकिस्तान के इस कदम को भारत के बीच तनाव बढ़ाने की पूरी आशंका है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के इस कदम के पीछे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हाथ भी हो सकता है। अगली खबर है बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। खबर है कि चीन नेपाल के जरिए भारत में बिहार विधानसभा चुनाव में खंडन डालने की कोशिश कर सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को यह खबर पड़ते ही भारतीय पक्ष की तरफ से सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। अगली खबर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर भारत चीन के तनाव के बीच में भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती मिली है। भारत ने सीमा पर निर्भय क्रूज मिसाइल को भी तैनात कर दिया है। बता दें कि यह मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर तक की है, जो कि चीन के तिब्बत के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है। हमारे भारतवर्ष में रेप की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। न जाने ये काली रात कब ख़त्म होगी। जब निर्भया के गैंगरेप के दोषियों को फांसी पर लटकाया गया, तब देश ने चैन की सांस ली थी और सोचा था कि अगली बार ये दरिंदगी देश में नहीं देखी जाएगी। पर हम देशवासी सब गलत थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आज का मामला रेप केस का है, अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश के हथरस में एक ऐसे ही मामले को देश को हिलाकर रख दिया, जहां कुछ लोगों ने दंगाई करते हुए लड़की के साथ गैंगरेप किया और उसकी हत्या का प्रयास भी किया। 14 सितंबर की सुबह एक आम सुबह नहीं थी। लड़की अपनी मां के साथ पशुओं को चारा लेने खेतों पर गई थी। तभी गांव में कुछ युवक आए और उसने अपनी हवस का शिकार बनाने लगे। इस दौरान लड़की ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वह नाकाम रही। उस लड़कों के आगे उस लड़की की एक न चली, लेकिन चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रही उसकी मां आई और चारों युवक भाग निकले। लड़की की मां ने आसपास के लोगों की मदद मांगी और लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही पुलिस को भी सूचना कर दी गई है। लड़की ने अपने बयान में बताया था कि गैंगरेप के बाद उसकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन मेडिकल जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि लड़की की गर्दन को बेदर्दी से मरोड़ा गया, जिसकी वजह से सर्वाइकल स्पाइन में इंजरी तक हो गई है। इसमें मरीज की गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, सांस लेने में भी दिक्कत आती है और इस कारण ही उसे JN मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर पर रखा गया। लड़की की जीभ भी कटी पाई गई थी। तो इससे अपन सोच ही सकते हैं कि इन दरिंदों की दरिंदगी कितनी बढ़ती जा रही है भारत में। पुलिस अपना काम करती रही और एक के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार करती रही। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। मामले को बढ़ता देख स्थानीय लोगों ने अलावा राजनेता पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने घटना की निंदा की है और कहा है कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस दर्दनाक घटना ने निर्भया गैंगरेप की यादें ताज़ा कर दी हैं और दोषियों के लिए फांसी की सज़ा की मांग भी बढ़ती जा रही है। हम यूपी के CM श्रीमान योगी आदित्यनाथ से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि वो ऐसे गैंगरेप और दोषों को बुरी से बुरी सज़ा दें, ताकि उनके मन में डर बैठे। इस घटना के बाद से दलित समाज में और भी गुस्सा बढ़ गया है। जिला मुख्यमंत्री मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया है।
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इलाके के थानेदार को लाइनहाइजर भी कर दिया गया है। चारों आरोपियों की पहचान संदीप, रामू, लवकुश और रवि के रूप में कर दी गई है। प्रशासन ने दी पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद। खबर के अनुसार दोस्तों, पीड़िता के पिता को प्रशासन ने 4,12,000 की आर्थिक मदद दी है। पीड़िता के घर पर कोई तैनाती पुलिस की गई है। लड़की के भाई का कहना है कि वो अपनी बहन को हर हाल में बचाना चाहते हैं और दरिंदों को फांसी दिलाना चाहते हैं। उसका कहना यह है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक उन्हें खतरा रहेगा। अगली खबर है शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 235 पेटी नकली शराब, 5 ड्रम अल्कोहल सहित 13,000 खाली पव्वे भी बरामद किए हैं। इसके अलावा 3 शराब माफियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को थाना कांट क्षेत्र में सूचना मिली कि पिपरोला के पास में एक गोदाम में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही है। तत्काल कार्रवाई करते हुए शनिवार को थाना कांट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने छापामारी की। इस दौरान नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री से 3 अभिव्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने फैक्ट्री की 235 पेटी नकली शराब बरामद की और 5 ड्रम अल्कोहल सहित 13,000 खाली पव्वे भी बरामद किए। इसके अलावा मौके से शराब बनाने के तमाम उपकरण, बारकोड और 3 ब्रांड के रैपर फ्लेवर भी बरामद किए। नकली शराब तैयार की जा रही थी। यहाँ के आसपास के जिलों में नकली शराब सप्लाई की जाती है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि इस नकली शराब फैक्ट्री का सरगना विकास गुप्ता नाम का माफिया है। यह कई अन्य जनपदों के भी नकली शराब मामले में जेल जा चुका है। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी की तरह मान रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 3 अभिव्यक्तियों को जेल भेज दिया है। एसपी एस आनंद ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने छापा मारा तो राज खुलकर सामने आए हैं। मामले की जांच चल रही है। संबंधित लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। किसानों पर सियासत आज अचानक गर्मा गई है। लखनऊ में आज कृषि सुधार कानून के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करा है। लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर शिवपाल यादव की पार्टी भी लखनऊ में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से सीएम आवास का घेराव करने के लिए बढ़ने लगे। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो उन्हें झड़प का सामना करना पड़ा। ना मानने पर पुलिस ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। हम चाहेंगे कि किसानों का मुद्दा जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि किसान ही हमको रोटी देता है। अगली खबर दोस्तों है राजधानी दिल्ली से। कृषि बिल के विरोध में सोमवार को यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के राजपथ मार्ग पर ट्रैक्टर में आग लगा दी। इस आग पर काबू तो पा लिया गया और नियम तोड़ने वालों को भी लोगों की हिरासत में भी लिया गया। कांग्रेस के इस एक्शन पर अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलटवार किया जा रहा है। मोदी सरकार के कई मंत्री कांग्रेस पर किसानों को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में ट्वीट किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ट्रक से ट्रैक्टर लाए और इंडिया गेट के पास जलाया। यही है कांग्रेस का नाटक। इसलिए कांग्रेस के लोगों को सत्ता से बेदखल किया। कांग्रेस मुख्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर ट्वीट कर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का हाथ हर अराजकता के साथ सेना के बलिदान एवं राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर राजनीतिकरण करने के बाद अब कांग्रेस देश के किसानों को भी अपने राजनीतिक हट के लिए इस्तेमाल करने पर आमदा है। ट्रैक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ता जलाए और बदनामी हो किसानों की, ऐसा तो नहीं चलेगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इस घटना पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष को घेरा है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार सुबह यूथ कांग्रेस ने इंडिया गेट के आसपास ट्रैक्टर में आग लगा दी व विरोध प्रदर्शन भी किया सरकार के खिलाफ। जो घटना सुशांत सिंह राजपूत की मौत से शुरू हुई वह अब कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तक पहुंच चुकी है। कंगना रनौत और बीएमसी के बीच की जंग अब कानूनी रूप ले चुकी है। इसका केस बॉम्बे हाई कोर्ट में जारी है। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी जो सुबह से चल रही है।
बीएमसी और कंगना के वकील ने अपने अपने पक्ष को कोर्ट के जस्टिस एस कत्थावाला और जस्टिस रियाज चागला के सामने रखे। जज कत्थावाला कंगना की सुनवाई में जस्टिस कत्थावाला ने यह बात पर ध्यान दिया कि इस केस में 4 सितंबर को तोड़फोड़ करने का नोटिस दिया गया था और 8 सितंबर को काम हुआ। दूसरे में 5 सितंबर को नोटिस दिया गया था और 14 सितंबर को काम हुआ। लेकिन वही कंगना के केस में 8 सितंबर को नोटिस दिया गया और 9 सितंबर को उनके ऑफिस की तोड़फोड़ बीएमसी द्वारा कर दी गई। कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को कहा है कि इस केस में कंगना के साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे संजय राउत और बीएमसी के अफसर दी याचिका को देखने का मौका नहीं मिला है, तो कृपया मुझे जवाब बाद में देने की अनुमति दें। उनके पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस कत्थावाला ने बताया कि बीएमसी की फाइल्स अभी तक आई नहीं है। इसके जवाब में बीएमसी के वकील एसपी चिनाई ने कहा कि वह इस मामले को देख रहे हैं। जस्टिस कत्थावाला ने यह भी कहा कि उनके पास अभी तक फ़ोन भी नहीं पहुंचे हैं। कत्थावाला ने वकील सराफ के उनके न्यूज़ चैनल पर दिए इंटरव्यू को वीडियो देने के लिए भी कहा है। सराफ ने इसके जवाब में उनको कहा है कि इंटरव्यू की सीडी देंगे, जिसमें उन्होंने हरामखोर शब्द के मतलब को भी बताया है। इस पर जस्टिस कत्थावाला ने कहा कि हमारे पास उसके लिए शब्दकोश पहले से ही उपलब्ध है। इस पर सराफ ने उनको बताया कि संजय राउत के मुताबिक इस शब्द का मतलब नॉटी होता है, जिस पर जस्टिस कत्थावाला ने हैरानी जताई है। उन्होंने पूछा तो फिर नॉटी का मतलब क्या होता है। बता दें कि कंगना के वकील वीरेंद्र सराफ ने कोर्ट को कंगना के ऑफिस में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें दिखाई है। उन्होंने पुरानी फ़ोटोज़ और तोड़फोड़ के बाद में ली गई फ़ोटोज़ की तुलना भी करी है और बताया गया है कि बीएमसी द्वारा किधर किधर और कहां कहां नुकसान किया गया है। इस पर जस्टिस कत्थावाला ने उनसे कहा, हमारे साथ कई ऐसे केस हुए हैं जब हमने कॉर्पोरेशन को किसी जगह को तोड़ने के लिए कहा और उन्होंने नहीं तोड़ा। इसलिए हमने देखा है कि केस के हमारे पहले ऑर्डर पर जिस तेज़ी से बीएमसी काम किया, अगर वो शहर के अन्य केस पर भी इतनी ही तेज़ी से काम करती तो आज मुंबई के हाल कुछ और ही होते। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बार ऐसा भी हुआ है कि बीएमसी को तोड़फोड़ ना करने के लिए फ़ाइन भरना पड़ा है। बता दें कि कंगना का ऑफिस बीएमसी द्वारा तोड़ने के बाद यह मामला महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट और कंगना रनौत के वकील के बीच जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जय हिंद।